चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 4 अकाउंट्स के लिए। ठीक है, सीधा का सीधा पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, हाँ, तो हम चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या सीख चुके हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं और कैसे लेज़र बनाया जाता है, लेज़र मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस। ठीक है, जो कि 4 चैप्टर में है। इसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस सेकंड। ठीक है, वो 1 था, ये सेकंड। इसके बाद जनरल एंट्रीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें जो थ्योरी है वो भी बहुत काम की है, मैंने सब अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन दे रखे हैं हम इसके अंदर, वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहता है कि जो स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर कोई बिजनेस स्मॉल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो जर्नल बुक होती है, हमको पता है क्या होता है। पहले पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा। एक जर्नल मेंटेन होता है। जर्नल में क्या होता है, सभी एंट्रीज एक साथ ही की जाती हैं। ठीक है, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, जिसके पेज के एंड पे कैरी फॉरवर्ड लिखा रहता है, और अगले नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे क्या लिखा रहता है, बैलेंस का ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा रहता है। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा रहता है। और ये जर्नल में सभी अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज सीधी क्रेडिट और डेबिट की फॉर्म में करते रहते हैं हम। ठीक है, उसके जर्नल के बाद पर्टिकुलर अकाउंट्स मैनेजमेंट जो होता है, पर्टिकुलर अकाउंट्स जो मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में जो मैनेज होते हैं वो होते हैं किससे, जर्नल से डेटा ले लेके। ठीक है, जर्नल से जैसे मान लो कैश की ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं, ठीक है, उसको कैश अकाउंट में, ठीक है, उसको कैश अकाउंट में। अगर कोई परचेज की ट्रांजैक्शन है तो उसको परचेज अकाउंट में। तो जब अलग अलग अकाउंट्स मैनेज किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर बनाना, या उसे बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो पोस्टिंग जो की जाती है वो की जाती है जर्नल से। जर्नल बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, जर्नलाइजिंग। और लेजर बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, और जर्नल को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री किसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है लेजर को। ठीक है, लेजर को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। अब क्या होता है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस है, फिर तो ये जर्नल सिंपल जर्नल ही रहता है कि हम जर्नल बनाते हैं, और जर्नल के बाद हम क्या बना देते हैं, लेजर बना देते हैं। लेजर मतलब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, इस तरह से अकाउंट्स मैनेज करके और पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट्स बना के, और उसको उसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, बिजनेस बड़े होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि एक ही जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। एक ही जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। जब ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही जर्नल में रिकॉर्ड किया जा सके, यानी कि वो बहुत ही कम्बरसम टास्क हो जाता है। ठीक है, तो जर्नल को क्या कर दिया जाता है, सब डिवाइडेड कर दिया जाता है स्पेशल जर्नल्स में। स्पेशल जर्नल्स में क्या कर दिया जाता है, सब डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये स्पेशल जर्नल्स क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सिमिलर नेचर रहता है, काम सेम तरीके से करते हैं, बस हाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, स्पेसिफिकली स्पेशल जर्नल्स में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो एक जर्नल है वो बहुत ही हैवी टास्क हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलग अलग उसको सब डिवीजन कर दिया जाए तो वो इजी टू हैंडल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक। अगर मान लो हमने क्या किया, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो परचेज की है, चाहे वो सेल की है, ठीक है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कैश की ट्रांजैक्शन है, अगर हम कैश की ट्रांजैक्शंस की जर्नल ही अलग से बना दें, कैश की ट्रैक की जर्नल ही अलग से बना दें, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होंगी उसकी जर्नल ही अलग से बना दें, तो जो है वो काम काफी कम हो जाएगा। लाइक कैश की ट्रांजैक्शंस हम एक ही जगह रख दें, यानी कि कैश की जर्नल ही अलग से बना दें। ठीक है, अब इससे दो फायदे होंगे, मैं बताता हूं आपको क्या होगा। ठीक है, वन बुक ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस इन अनदर बुक, सारी क्रेडिट यानी कि उधार वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रख दें। ऑल और क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रख दें। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि हम कैश बुक अलग से मैनेज कर देंगे, कैश वाली ट्रांजैक्शन अलग से, उधार वाली, क्रेडिट वाली सेल वाली एक जगह रख देंगे, और क्रेडिट वाली परचेज वाली एक जगह रख देंगे, यानी कि 3 बुक अकाउंट मैनेज कर लेते हैं अगर हम, तो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होता है ये देखते हैं।
दीज स्पेशल जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डे बुक, इनको डे बुक भी बोला जाता है और सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। याद रखना ये बात, इनको क्या क्या बोला जाता है, डे बुक या सब्सिडरी बुक। क्योंकि ये डे बुक डेली बेसिस में काम आएंगी ना, ये सब्सिडरी बुक इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर जर्नल नहीं होती, अलग अलग सब डिवीजन होता है उनका। ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी स्पेशल जर्नल आर रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल प्रॉपर। ये आगे आएगा वैसे, ये इन्होंने पता नहीं बीच में क्यों लाइन घुसा देते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये तीन तो तुमने बना ली, कौन सी, कैश बुक, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। ठीक है, और तीसरी एक और होती है जर्नल प्रॉपर, जो कहीं नहीं आ सकती ना, जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आ सकती, लाइक कोई फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, कुछ भी जो चीजें कहीं नहीं आ सकती उसके लिए एक जर्नल मेंटेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो आप ध्यान रखना, कैश बुक, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज और जर्नल प्रॉपर। अभी तक हमने ये सब डिवीजन, सब डिवाइडेड जर्नल्स के बारे में सुन लिया। ठीक है, लेजर की कोई बात नहीं हो रही अभी यहाँ। ठीक है, लेजर की कोई बात नहीं हो रही, हम जर्नल के ही सब डिवीजन कर रहे हैं। जर्नलाइजिंग के बाद बनती है लेजर, बट हाँ इसमें लेजर में अपने को बेनिफिट मिलेगा ये काम करने से। अगर हम जर्नल में ही सब डिवीजन करके रखेंगे तो हमें लेजर में बेनिफिट मिलेगा। अभी बताता हूँ कैसे मिले। देखो, स्पेशल जर्नल्स प्रूव इकोनॉमिकल एंड मेक डिविजन ऑफ लेबर पॉसिबल इन अकाउंटिंग वर्क। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग स्पेशल पर्पस, पर्पस बुक्स। अब देखो कौन कौन सी होती है, मैं आपको कैश बुक के बारे में बोल चुका हूँ, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, और एक जर्नल प्रॉपर जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। इसके अलावा दो बुक्स और मेंटेन करनी है आपको। अगर परचेज बुक होगी तो परचेज रिटर्न बुक भी होगी, और सेल बुक होगी तो सेल रिटर्न बुक भी होगी। अगर मान लो कोई सामान खराब निकल गया या कोई अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द क्वालिटी नहीं है जो सोचा गया था, तो वापस भी करना पड़ता है और वापस लेना भी पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो क्या है, सब डिविजन्स हैं किसके, जर्नल के। जर्नल के सब डिविजन्स हैं, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन की, परचेज में सिर्फ परचेज वाली। अब देखो, अगर परचेज क्या, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। अगर परचेज वाली बुक जो है, अगर परचेज वाली बुक जो है, अगर इसमें कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई, कैश में कोई परचेज हुआ है, तो वो आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन या उधार वाली ट्रांजैक्शन ही आएंगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो तो कैश बुक ही लेगी ना। ठीक है, इनमें भी ये जो सारी की सारी जो पड़ी हैं, अदर पड़ी हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई कैश की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो वो तो नहीं आ सकती, वो तो कैश बुक के अंदर आ जाएंगी। यानी कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन कौन सी आएंगी, सारी की सारी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन आएंगी इसके अंदर, क्रेडिट यानी कि उधार वाली ट्रांजेक्शन आएंगी इनके अंदर। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ आएगा लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब है कैश बुक। अब कैश बुक क्या करता है, ये मंथली बेसिस पे बनाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली मंथली बेसिस पे बनाया जाता है, आप याद रखना। ठीक है, दिस इज वेरी पॉपुलर एंड मेंटेन्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये कैश बुक मेंटेन किया ही जाता है। अब इसका मेजर बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। दिस इज वेरी पॉपुलर एंड मेंटेन। हम क्या करते थे वैसे, जर्नल क्या करते थे कि हम एक जर्नल बनाते थे, पिछले चैप्टर तक एक जर्नल बनाते थे, फिर अलग अलग अकाउंट बना के और उनका लेजर बना लेते थे। अलग अलग अकाउंट में एक अकाउंट, कैश अकाउंट भी तो होता था ना, होता था नहीं होता था, बिल्कुल होता था कैश अकाउंट। तो बस सिंपल है, अगर आपने कैश बुक मेंटेन कर ली ना, तो आपको लेजर बनाते टाइम अब किसकी जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट की अलग से जरूरत नहीं है, वही आपका कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी लिखा होगा यहाँ पे, दिस इज वेरी पॉपुलर बुक एंड इट्स मेंटेन्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग स्मॉल, प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ हो। अब देखो, बोथ जर्नल्स एज वेल एट द लेजर कैश अकाउंट। ठीक है, इट सर्व्स पर्पस ऑफ बोथ जर्नल। अब देखो, जर्नल का काम तो कर दिया कैश बुक ने। ठीक है, अब ये लेजर में जो कैश अकाउंट बनता था ना भाई, लेजर में कैश अकाउंट बनता था, उसका काम भी तो ये कर ही देगी। तो यानी कि ये लेजर की प्रोसेस को भी क्या कर देगी, इजी कर देगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हाँ, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो हर चीज को ही बोलते हैं जो भी जर्नलाइजिंग की प्रोसेस है। व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड, ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। इन जर्नल में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। ठीक है, अगर हमने, वैसे हम क्या करते थे लेजर में एक कैश अकाउंट बनाते थे और एक बैंक अकाउंट बनाते थे। ठीक है, एक बैंक अकाउंट बनाते थे। ठीक है, अगर हमने कैश बुक मेंटेन कर ली ना भाई, तो हमें इन दोनों अकाउंट की सेपरेट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, वही बात है कि अगर आपने यहां मेंटेन कर लिया डेटा, तो आप उसी को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लेजर में। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, सिंपल सिंगल कॉलम क्या होता है कि अगर the single column cash book records all cash transactions of the business in a chronological order. It is complete record of cash receipts and cash payments. When all receipts and payments are made in cash, देखो सिर्फ लिखा है कैश, भाई इसमें ऑर्गेनाइजेशन ओनली द कैश बुक मेंटेन ओनली वन अमाउंट कॉलम। देखो, अगर बैंक की ट्रांजेक्शन ही कोई नहीं है,
ठीक है, कोई और ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट एक ही कॉलम रहेगा, ठीक है, और वो होगा कैश कॉलम, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन द सिंगल एंट्री कैश बुक, इट्स बैलेंसिंग इज इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस रूपा। अब देखो इसको पढ़ते हैं, आपने क्या किया। मिस रूपा ने क्या किया भाई, इसके पास कैश इन हैंड हाथ में थे 30,000 रुपये, कैश गुरमीत से मिले इसको 12,000, और इंश्योरेंस इसने पेमेंट करी 6,000, ठीक है। अभी इसके अंदर लिखी हुई है कि ये पेमेंट है, ये रिसीव है, ठीक है। फर्नीचर परचेज कर लिया 13,800 का, सो गुड्स बेच दी 28,000 रुपये की, तो ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई है। अब नीचे चलते हैं अपने। अब इन्होंने रूपा ट्रेडर्स ने क्या किया, देखो रूपा ट्रेडर्स ने अगर उसने कैश बुक बनानी थी, तो कैश बुक बनानी थी तो सिंपल है, उसके पास एक जो कैश अवेलेबल है, यानी कि उसके पास डेबिट अमाउंट है, जो हमारे पास है वो डेबिट है, जो जा रहा है हमारे से वो क्रेडिट है, याद रखना, पिछले लेक्चर में बोला था, ठीक है। तो बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ वो क्या था, ब्रोड डाउन हुआ, सॉरी ब्रोड डाउन, बी क्रॉस डी ब्रोड डाउन हुआ, ठीक है। ब्रोड डाउन हुआ वो क्या है 30,000 रुपये। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से जो पैसा आया आया वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, देखो ये डेबिट साइड है, तो गुरमीत के पास से 12,000 आ गए, ठीक है। फिर अगली क्या कहता है, इंश्योर्ड पेड, अब ये पैसा गया कितना गया, 6,000 रुपये गया, कहाँ गया देखो इधर इधर, अब क्रेडिट साइड देखो, ये 6,000 रुपया देखो इंश्योरेंस का ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम 13,800, परचेज फर्नीचर परचेज किया, तो कैश का क्या हुआ, कैश तो चला गया बेचारा, ठीक है। 13,800 ये देखो क्रेडिट साइड में पड़ा है। तो इस तरह से ये मेंटेन किया गया, ठीक है, इस तरह से ये मेंटेन किया गया। अब देखो, अब ये सारा जो बन गया, ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने मान लो रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन ये जो कैश बुक है बन गई। अब इसमें क्या होता है, एक होता है बैलेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस, हाँ बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ बुक्स, बैलेंस। अब इनको बैलेंस कैसे करते हैं, देखो मैंने अगर इधर टोटल किया ना भाई इधर टोटल किया गया, तो ये वाला टोटल जो है, ठीक है, और ये वाले टोटल से जो है वो 23,400 रुपये ज़्यादा था, ये ज़्यादा था, ठीक है, ये ज़्यादा था 23,400 रुपये, ये ज़्यादा था, ठीक है। अगर ये ज़्यादा था ना 23,400 रुपये, तो सिंपल यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ मैं, बैलेंस, ठीक है, सी क्रॉस डी, और ये लिख देता हूँ 23,400, और इनको मैच करवा देता हूँ 88,200 और 88,200, ठीक है। कभी भी इसको बैलेंस किए बिना नहीं छोड़ना, कैश बुक को या इवन किसी भी बुक को बैलेंस किए बिना नहीं छोड़ना। अगर मान लो ये साइड ज़्यादा है तो आप इधर लिख दो, अगर मान लो ये साइड ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कॉलम बना के और ऐसे एक एंट्री जनरेट करोगे, उन दोनों को इक्वल करके छोड़ोगे आप, ठीक है। लेकिन जो साइड ज़्यादा है उसके नीचे लिखोगे, ठीक है, ये वाला 23,400 और यहाँ लिखा 23,400, तो ये इस तरह से बैलेंसिंग होती है। आगे आएगा ये, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है, आगे आएगा मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो अब क्या हुआ, अब ये जो अकाउंट्स थे, अब आपने कैश बुक तो मेंटेन कर ली भाई, कैश अकाउंट तो बन गया है एक तरह से, ठीक है। क्या ये जो है ये भी तो पर्सनल अकाउंट्स हैं बीच बीच में, पर्सनल और नॉमिनल जो भी अकाउंट्स हैं, ये भी तो अकाउंट्स हैं बीच बीच में। तो इन अकाउंट्स के भी तो क्या बनेंगे, इनके भी तो अकाउंट होंगे, तो इनके अकाउंट मैनेज करने पड़ेंगे भी अभी भी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जितने भी अकाउंट है, ये जितने भी अकाउंट है जिसमें कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये जितने भी अकाउंट है, क्या ये सारे के सारे अकाउंट डेबिट होंगे, ठीक है। और ये इस साइड जो डेबिट साइड जितने भी अकाउंट है, एक सारे सारे अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो अपने देखते हैं, देखो इन्होंने एक अकाउंट बना रखा है, देखो गुरमीत अकाउंट। अब देखो गुरमीत के पास से हमको क्या आए थे, गुरमीत से हमको 12,000 रुपये आए थे, तो गुरमीत खुद क्या हुआ होगा बेचारा, वो क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है, तभी हम डेबिट हुए ना, ठीक है। और सेल्स, सेल्स से भी हमको कितने रुपए आए थे, 28,000 रुपये आए थे। तो देखो सेल्स को देखते हैं, सेल्स को 28,000 रुपये उसमें से निकले हुए हैं, उसको क्रेडिट हुए हैं, देखो, ठीक है। फिर अगर सेल्स को दोबारा देखो तो 18,200, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट देखो दो बार क्रेडिट हुआ हुआ 18,200, ठीक है। अब इंश्योरेंस अकाउंट की बात करो तो इंश्योरेंस में हमने पैसा दिया था, ये देखो इंश्योरेंस में हमने पैसा दिया तो हम क्रेडिट हुए थे, तो इंश्योरेंस अकाउंट क्या किया हुआ होगा, वो डेबिट हुआ होगा, ठीक है। ये देखो ये डेबिट साइड पे लिखे हुए 6,000। तो इस तरह से इन्होंने अदर अकाउंट भी मैनेज कर रखे हैं, ठीक है। तो यही होता है लेजर प्रिपरेशन, ठीक है। अब होता है कि वो तो सिंगल एंट्री थी, डबल एंट्री क्या होती है, सिंपल है, जिसमें कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन भी होंगी वो डबल एंट्री होगा, ठीक है, डबल कॉलम एंट्री होगा। इसके अगर फॉर्मेट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये समझाने के लिए तो हमको इतना बड़ा पैराग्राफ की जरूरत नहीं थी। कैश और बैंक, देखो कैश और बैंक, इसमें बैंक एज वेल एज कैश की ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। अगर आपने इन दोनों को मेंटेन कर लिया तो आपको बैंक अकाउंट भी लेजर प्रिपरेशन के टाइम पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो यहीं मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो छोड़ो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते हैं। कहते हैं कि बैंक ट्रांजेक्शन इंक्लूड होगी, करंट अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है, और डिपॉजिटिंग कैश
इन द बैंक अकाउंट। हाँ, अब ये ध्यान रखना, ये मैंने कल भी बताया था। पे इन स्लिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन एक बार ना पेपर में पूछी गई थी, पुराने पेपर में किसी में, कि पे इन स्लिप क्या होता है। पे इन स्लिप वो होती है भाई, हम बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं या चेक से पैसे जमा कराने जाते हैं, तो हम यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं। ये पर्ची जो है ना, ये फाड़ के हमको कैशियर जो होता है वो ठप्पा लगा के ना एक वापस दे देता है। इस पर्ची को बोलते हैं काउंटर फॉइल। ये देखो, ये लिखा काउंटर फॉइल, और ये पूरी को बोलते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, तो ये याद रखना, डिपॉजिटर ये यूज करता है। ठीक है। अब बैंक में क्या होते हैं, ब्लैंक चेक भी होते हैं, ठीक है, और बैंक के जो फॉर्मेट होते हैं, आपको पता होगा कि बैंक अकाउंट जो होता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है थोड़ी सी, बस क्वेश्चन बन सकता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं कि किसी भी अकाउंट, अगर चेक के ऊपर 2 क्रॉस लाइन लगा दी, तो इसका मतलब है वो अकाउंट में जाएगा चेक। ये आप लोगों को नॉर्मली पता होगा, वो अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक का नाम लिख दिया, तो वो उसी बैंक में ही जाएगा। ठीक है। कैंसल्ड चेक और वो चेक अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे इतना काम का नहीं है। व्हेन ए नंबर ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस इज लार्ज, इट इज कन्वीनियंट टू हैव ए सेपरेट अकाउंट column for bank transaction in the cash book itself instead for recording them in journal। सिंपल बात है, ऐसे ये कॉलम बना रखा है, इधर बना रखा है, कहते हैं कि अलग अलग कॉलम बना लेना अगर आपको लगे कि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है और आपको बाइफरकेशन चाहिए। रिवर्स एंट्रीज आर, हाँ अब देखना ध्यान से, ये अच्छी चीज़ लिखी है इसमें। द रिवर्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर यूज ऑफ इट ऑफिस। अगेंस्ट सच एंट्री द वर्ड सी which stand for the contra is written in the ledger folio column indicating that these entries are not to be posted in the ledger account। देखो भाई, क्या होता है, हमने मान लेते हैं कुछ पैसे बैंक से निकाल लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज के लिए ना एक नोटेशन है सी, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, वो किया जाता है और इसको लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, लेजर फोलियो में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बस यही याद रखो आप लोग। अभी आगे एग्जांपल आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। The bank column is balanced in the same way as the cash column. However, the bank column there can be a credit balance। हाँ, अब देखो कैश अकाउंट कभी भी क्रेडिट रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्रेडिट यानी कि वो माइनस में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन बैंक अकाउंट माइनस में जा सकता है, क्योंकि उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक जो है वो एडवांस पैसे दे देता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड इट मे बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे और इट मे बी डिपॉजिटेड ऑन द अनदर डे। In case it is deposited on the same day, the amount is recorded in the bank column of the cash book on the receipt side. If the check is deposited on the another day, in that case, on the date of receipt, it is treated as cash received and the hence recorded in the cash column of the receipt। सिंपल है। अगर किसी ने चेक से पेमेंट करा दी हमको, ठीक है, हम बना रहे थे डबल एंट्री बुक मेंटेन कर रहे थे, कैश का कॉलम भी था और बैंक का कॉलम भी था। अगर वो सेम डे, अब देखो, इट इज रिपोर्टेड इन द सेम डे, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम में होगी, ठीक है, रिसीट साइड में, ठीक है, मतलब बैंक कॉलम में आ जाएगी। अगर मान लो वो किसी और दिन, इफ द चेक इज डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे, इन दैट केस ऑन द डेट ऑफ रिसीट इट इज ट्रीटेड एज अ कैश रिसीव्ड। अब अगर मान लो सेम डे उन्होंने नहीं लगाया, तो उसको कैश बुक में रखेंगे हम एक बार, ठीक है, उसको कैश बुक में रखेंगे, कैश साइड सॉरी, कैश कॉलम में उसको, उस एंट्री को अपने डालेंगे। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ इट इज ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड एंड द हैंस रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। अब देखो सिंपल बात है, बैंक में तो तभी, बैंक तो आप तभी ट्रांजेक्शन मानोगे जब बैंक में पैसा जाएगा। हमारे पास कैश, हमारे पास चेक आया 50,000 रुपये का, हमने 50,000 रुपये का चेक लेके रख लिया, तो आज के लिए वो कैश है, आज के लिए क्या है, वो कैश एंट्री है। लेकिन अगर मैं 50,000 जाके सीधे बैंक में जमा ही कराया जाता, तो मैं उसको बैंक की एंट्री में डालता। ठीक है, बस ये याद रखना, और कुछ नहीं। ठीक है। इफ ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज डिसऑनर्ड, मान लो उसमें पैसा नहीं था, बैंक विल रिटर्न द डिसऑनर्ड चेक एंड डेबिट द फर्म्स अकाउंट। ठीक है, हमको डिसऑनर्ड चेक तो वापस दे देगा, ठीक है, और डेबिट कर देगा किसको, फर्म्स अकाउंट को डेबिट। ऑन रिसीट ऑफ सच चेक और इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक, द फर्म विल मेक एन एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर्ड चेक इन द बैंक कॉलम एंड नेम ऑफ द कस्टमर इन पर्टिकुलर कॉलम। कुछ नहीं है ये, छोड़ो इसको, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये लिखा अब देखो, अब इसने क्या किया, पिछला जो एग्जांपल था उसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स थी, कैश वाली। अब देखो ये चेक वाली भी आ गई बीच में, बैंक बैलेंस वाली भी आ गई। ठीक है, तो ये डबल कॉलम मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। बैलेंस जो था, कैश में कितना बैलेंस है हमारे पास, कैश में बैलेंस है 15,000, देखो डेबिट साइड में जो है हमारे पास वो डेबिट है। ठीक है, कैश में 15,000 रुपये। अच्छा, और बैंक में कितने हैं, बैंक में देख लेते हैं भाई, बैंक में कहता है बैंक में 42,000 रुपये हैं। ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन मैंने पढ़ ली। ठीक है, अब तीसरी ट्रांजेक्शन क्या कहती है, परचेज गुड्स बाय चेक, हमने 12,000 रुपये का चेक काट दिया, चेक कर दिया यानी कि बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक वो जो है क्रेडिट करेंगे 12,000, ये देखो 12,000 बैंक क्रेडिट कर रखा है। फिर हमने
सेल्स गुड्स फॉर कैश, हमने कैश ले लिया और गुड्स बेच दी, यानी कि हमारे पास कैश आया होगा डेबिट साइड 6,000 रुपये। देखो सेल्स, क्या इसको कैश में करेंगे बैंक में करेंगे? कैश से किया तो कैश में 6,000 रुपये ये पड़े, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ट्रांजेक्शन्स पढ़ ली। परचेज मशीनरी बाय चेक, अब चेक से मशीनरी परचेज कर ली, कितने रुपए की? 5500 रुपये की। अब देखो चेक कटा है, पैसे गए हैं और मशीन ये रही, ठीक है, लेकिन बैंक से जाएंगे ये 5500 रुपये। तो इस तरह से जो मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जब मेंटेन करेंगे तो यहाँ 31,000 बना, यहाँ बना 46,500, ठीक है, ठीक है। और यहाँ जो बना था वो 10,100 कम था, ये 10,100 और 13,900 जो है ये इस कॉलम से क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम जो है वो हमारा ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ इस तरह से एक एंट्री जनरेट करेंगे और यहाँ लिख के और इन दोनों को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, मतलब एंट्री करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम डेबिट साइड में करेंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि कैश में ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड ज़्यादा हो, सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो? तो कैश में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कैश प्लस बैंक में ऐसा हो सकता है और ओनली बैंक में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैंक जो है वो लोन की या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। When the bank column is maintained in the cash book, the bank account also is not opened in the ledger. Obvious सी बात है, जरूरत ही नहीं है भाई। अब देखो ये तो जर्नल के प्रोसेस चल रहे हैं सारे के सारे। जब हम लेजर बनाते हैं तब हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन से? कैश अकाउंट भी करते हैं और बैंक अकाउंट भी करते हैं। अब कह रहा है कि अगर कैश और बैंक के लिए तो हमने अलग से जर्नल ही बना लिया, तो उसके अकाउंट मैनेज करने की क्या जरूरत है? उसी को ही अकाउंट मान लो, ठीक है। ये कह रहा है बैंक column serves the purpose of the bank account and the entries marked C being contra entries are explained earlier are ignored। बस ये याद रखना है कि कौन सी एंट्रीज को लेजर प्रिपरेशन के टाइम, लेजर प्रिपरेशन के टाइम अगर हमने कैश बुक मेंटेन करी है एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग, एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग हमने कैश बुक मेंटेन करी हुई है, तो कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं अगर हम कैश बुक को एज ए कैश अकाउंट ऑफ लेजर ट्रीट करें, ठीक है, तो कौन सी एंट्रीज को इग्नोर करेंगे? तो वो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। इसके बारे में पीछे ही बता चुका हूँ, इतने दोबारा आ गया। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक टू द लेजर दीज एंट्रीज रिप्रेजेंट डेबिट और क्रेडिट of cash account against the bank account or vice versa. We will now see how the transaction recorded in double column cash book are posted to the individual's account। जैसे देखो ऊपर सिंगल सिंगल एंट्री हमने पढ़ी, ये सिंगल एंट्री पढ़ी और उसके बाद हमने बाकी अदर अकाउंट भी बनाए थे। सिंगल एंट्री वाली हमने कैश बुक मेंटेन करी और बाद में जो उसके अंदर और अकाउंट आए थे वो सभी की सभी हमने लेजर प्रिपरेशन के लिए उनके अकाउंट्स भी अलग अलग मेंटेन करे। देखो लेजर प्रिपरेशन बोलते हैं इनको, अकाउंट अलग से मेंटेन करने को, ठीक है। तो अब देखो अब भी अकाउंट मैनेज होंगे, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल एज इट इज हमने ये छाप दिया, ठीक है, ये पड़ा एग्जांपल। अब इसमें कितने अकाउंट्स हैं, ठीक है, इसमें कितने अकाउंट्स हैं, कितने लोगों के और अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें जो जो अकाउंट है उनके देखो हमने मेंटेन करके, देखो परचेज अकाउंट, अगर परचेज अकाउंट की तरफ जाओगे तो परचेज अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स कितनी है देख लेते हैं। परचेज की ट्रांजेक्शन भाई 1 और 2 है, 2 ही है परचेज की ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 2 देखो ये 2 ट्रांजेक्शन पड़ी हैं। अच्छा अगर परचेज की ट्रांजेक्शन, सिंपल बात है, परचेज की ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट साइड में ही होंगी, क्योंकि हमारे से पैसा जो होगा वो गया होगा, लेकिन परचेज में हमारे पास आइटम्स तो आई होंगी, तो परचेज असेट होता है, अगर वो बढ़ता है तो उससे डेबिट करते हैं। चाहे ऐसे सोच लो, चाहे ये सोच लो कि अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड में है तो ये परचेज अकाउंट में ये कहाँ होगा? डेबिट साइड में होगा, जैसे मर्जी सोच लो आप, ठीक है। तो ये देखो ये जो ट्रांजेक्शन्स पड़ी, सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट में हमारे पास पैसा क्या करता है? आता है। अगर पैसा आता है तो हम डेबिट होते हैं कैश बुक में, तो यहाँ क्या होगा? ये क्रेडिट होगा, ये देख लो, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक तरह का असेट अकाउंट है, ठीक है, असेट है, ठीक है। 5500 रुपये की मशीनरी खरीदी थी हमने, अगर खरीदी थी तो हमारे पास से पैसे क्रेडिट हुए थे, यानी कि मशीन हमारे पास क्या हुई होगी? डेबिट हुई होगी, ठीक है। तो ये डेबिट ट्रांजेक्शन है, बहुत ईजी है। स्टेशनरी अकाउंट, हमने स्टेशनरी परचेज की थी, उसके बदले में हमने 1100 रुपये बैंक से दिए थे, ठीक है। तो ये देख लो दिए थे, तो ये वहाँ वो क्रेडिट था और यहाँ ये ट्रांजैक्शन डेबिट। अगर वहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ डेबिट ही होगा। तो इस तरह से हमने स्टेशनरी अकाउंट और ये सब अकाउंट मैनेज किए, रोहित रेंट जो भी था, ठीक है, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो इस तरह से ये लेजर प्रिपरेशन के लिए ये अकाउंट्स भी हमने बना दिए। अब ये पैटी कैश बुक, इसके नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, छोटे मोटे एक्सपेंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अगर वो लार्ज है, उसमें डेली के कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम और अदर एक्सपेंसेस होते रहते हैं। इन एग्जाम्पशन इन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए पैटी कैश बुक मेंटेन की जाती है, ठीक है। लाइक किसी को मैंने 2,000 रुपये दे दिए, इसमें सेम एग्जांपल लिखा हुआ है, 2,000 रुपये दे दिए किसी बंदे को, हाँ भाई तू करता रहना और लास्ट टाइम मुझे दिन में हिसाब बता देना, और अगले दिन सुबह आते ही मैं उसके 2,000 पूरे कर देता हूँ। मान ले अगर उसके पास 200 रुपये बचे हुए हैं, मैं उसको 1,800 और दे देता हूँ, ले 2,000 आज से फिर स्टार्ट कर,
ठीक है? तो इस तरह से ये होता है पेटी कैश बुक, आपको यही याद रखना है। अब देखो हम सीधा अगर ये देखो ये एग्जांपल दे रखा है, अब देखो ऑटो फेयर हो गया ₹55, कोरियर सर्विस, पोस्टेज स्टैम्प, इरेजर शार्पनर पेंसिल, स्पीड पोस्ट चार्जेस, टैक्सी फेयर, रिफ्रेशमेंट, ऑटो फेयर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अच्छा एक बात और बताओ, ये सारे के सारे खर्चे ही होंगे, इसमें पैसा आएगा तो है नहीं ना? इसमें पैसा आएगा तो है नहीं ना? इसमें पैसा आएगा नहीं, इसका मतलब ये सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन जो है वो किस साइड रिकॉर्ड होंगी? ये सारी की सारी डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी ना, ठीक है? तो काइंड ऑफ डेबिट ही है ये सारी की सारी। तो डेबिट क्या है? इसमें इन्होंने डेबिट क्रेडिट को बना ही नहीं रखा। इन्होंने कहा भी सीधे-सीधे एक्सपेंसेस लिखो, ये नेम लिखे, ये सम लिखा। अब ₹1487 खर्चा हुआ, उसके पास टोटल 2000 थे, 513 बच के कैरी फॉरवर्ड हो गए अगले दिन के लिए, और ये थोड़ा-सा बाइफरकेशन उन्होंने ले रखा है, ठीक है? कुछ नहीं है ये, इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। हाँ, ये देखो इन्होंने और मेहनत कर रखी है। इनमें इसमें जितने अकाउंट हैं उनका लेज़र प्रिपरेशन भी कर रखा है। समायरा को अलग से बना लिया, ठीक है? और पेटी कैश तो अकाउंट तो है ही, ठीक है? समायरा ट्रेडिंग पोस्टेज, ठीक है? छोड़ो, समायरा नहीं, सॉरी, समायरा तो उनका ऑर्गेनाइजेशन नेम था। ये देखो ये जर्नल प्रिपरेशन था इनका, ठीक है? जर्नल के बाद इन्होंने पेटी कैश अकाउंट मैनेज कर रखा था, ठीक है? और पोस्टेज अकाउंट को अलग कर दिया, टेलीफ़ोन अकाउंट को अलग कर दिया। आप भी कर सकते हो अगर आप फ्री हो तो, ठीक है? अब हो गया बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट साइड कम हो तो राइट साइड कम हो तो लेफ्ट साइड, ठीक है? जो साइड में बैलेंस डाल के ये जो मैंने आपको अभी बताया था। ये देखो ये वाले ट्रांज़ैक्शन, ये एंट्री रिकॉर्ड करके इन दोनों क्रेडिट और डेबिट को इक्वल किया जाता है, वही होती है बैलेंसिंग, ठीक है? बैलेंसिंग तो हम ये समझ चुके हैं। अब कोई पैटी के बारे में पढ़ना चाहे तो थोड़ी 2-4 लाइनें पढ़ सकता है, पोस्टिंग ऑफ पैटी, ठीक है? पैटी में अगर क्या-क्या रिकॉर्ड होता है, वैसे ये नॉर्मल है। देखो अ, देखो कैशियर वर्क्स ऑन ए इम्प्रेस सिस्टम, हाँ, इसको बोलते हैं, सॉरी ये रह जाता अभी ना। ये अमाउंट जो देते हैं ना ₹2000 स्टार्टिंग में, तो इसको इम्प्रेस्ड बोलते हैं, ठीक है? यही एकमात्र क्वेश्चन बनता है इसमें से, इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं, इम्प्रेस्ड बोलते हैं, ठीक है? अब इसके एग्जांपल को अपने पढ़ लेते हैं। द पैटी कैशियर वर्क्स ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ए डेफिनिट सम 2000 इज गिवन टू द पैटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्टेन पीरियड। This amount is called impressed amount. The petty cashier goes on making all the small payments out of this impressed amount. When he has spent the substantial portion of the amount, मान लेते हैं 1780 रुपये, he gets reimbursement of the amount spent from the head cashier, और 1780 से मिल जाते हैं, वापस 2000 पूरे होते हैं। Thus he again has the full impressed, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। द रीइंबर्समेंट मे बी मेड ऑन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, किसी भी तरीके से किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है? तो ये याद रखना, इम्प्रेस्ड एक वर्ड है इसमें, इम्प्रेस्ड, ओके? तो पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, वैसे नीड नहीं है, पेपर के हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग और कैश बुक मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है? हाँ, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है भाई, ये रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड करनी है, ये इनका कैश बुक बनाया गया है, ठीक है? ये ट्रांजैक्शन सारी हैं, ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जितनी भी दे रखी हैं, इनसे ये कैश बुक बनाई गई है, ठीक है? ये चलती रहेगी, लंबी चलेगी यहाँ तक, ठीक है? और फिर सेम यही ये एक और इलस्ट्रेशन दे रखी है 2, और इसकी कैश बुक बनाएगी, आप पढ़ सकते हो जस्ट। अब देखो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये मैं एक बता चुका हूँ आपको, ईज़ी लगेगा, इतना टफ है नहीं, ठीक है? हाँ, अब ये देखो इसमें क्या किया गया, ये वाले ने इसने कैश बुक बनाई पहले, ठीक है? फिर इसने जो अकाउंट्स हुए हैं क्रेडिट डेबिट इसके अंदर, जैसे कि वेजेज़ अकाउंट आया, ठीक है? और मान लेते हैं सेल्स अकाउंट आया, परचेज़ अकाउंट आया, सेल अकाउंट आया, कोई भी अकाउंट आया, इंटरेस्ट आया, ठीक है? इन ड्राइंग्स आए, ठीक है? तो इन सब के लिए भी इसने अकाउंट्स बना रखे हैं, देखो फर्नीचर, रोहित ओवरड्राफ्ट, ओडी पेड अकाउंट। तो ये जो है ये लेजर प्रिपरेशन कर रखा है, जो अलग-अलग अकाउंट बना देते हैं। पहले कैश बुक मेंटेन करी, उसके अंदर जितने भी अकाउंट आए अगर उनके अकाउंट मेंटेन कर दिए, कैश अकाउंट बनाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो उसके लिए ये लेजर प्रिपरेशन के लिए अकाउंट्स बनाए गए, ठीक है? इलस्ट्रेशन 4 है, आप इनको पढ़ सकते हो, जस्ट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ, अभी तक अपनों ने पढ़ी थी क्या, कैश बुक, ठीक है? कैश बुक अब इसका दूसरा है, अब पर्पज़ आ रहा दूसरा जर्नल आ रहा है, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल कितने टाइप के थे? 6 टाइप के थे मेरे हिसाब से। कौन-कौन से? एक था कैश बुक, एक था परचेज़ अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज़ रिटर्न, ठीक है? सेल्स रिटर्न, ठीक है? और जर्नल प्रॉपर, ठीक है? तो अब देखो एक बात बताओ, कैश की तो सारी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड ही हो रखी हैं, क्या उसमें कैश वाला परचेज़ भी आ गया होगा? ऑब्वियसली कैश वाला परचेज़ भी आ गया होगा, तो इस परचेज़ जर्नल बुक में कौन-सी एंट्रीज़ आएँगी फिर? सिर्फ़ क्रेडिट परचेज़ आएँगे भई, उधार वाली ट्रांज़ैक्शंस जो परचेज़ वाली हैं, ठीक है? सिर्फ़ वो वाली ट्रांज़ैक्शंस आएँगी।
All credit purchases of goods. All credit purchases of goods are recorded in the purchases journal, where cash purchases are recorded in the cash book. Cash book में आ चुके हैं वो. Other purchases such as purchases of office equipment, furniture, building are recorded in journal proper. ये फिर से एक लाइन लिख दी, जरूरत नहीं थी, आगे आएगा भाई journal proper पूरा. चलो हाँ, फिर भी बता देता हूँ. जो भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं या ऐसी चीज़ें परचेज करते हैं जो कि अदर देन परचेजेस, जो गुड्स परचेजेस के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, वो होती है जर्नल प्रॉपर में, छठे टाइप के स्पेशल जर्नल में होती है, जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आएंगी वो. परचेज जर्नल बुक का मतलब यही है, ये गुड्स जिसमें वो मतलब जिसका वो बिजनेस करता है सिर्फ वही परचेजेस के अंदर आएंगे. ठीक है, और उनमें से भी स्पेसिफिकली सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आएंगे. कैश वाले तो कैश बुक में ऑलरेडी आ गए. ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इनवॉइसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता. हाँ, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट दे के नहीं एंट्री की जाती. जैसे 20% डिस्काउंट और 100 रुपये की चीज़ है तो 80 रुपये ही रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर. रिकॉर्ड जो है वो डिस्काउंट देके होती है, लेकिन उसमें लिखा नहीं रहता कि कितना डिस्काउंट दिया, तो ये कहीं भी नहीं रहता भाई. ठीक है, लिया या दिया जो भी होता है. द मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड इन द डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट इन द लेजर. सिंपल सी बात है भाई, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, हमारे पास सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट जो होता है वो एक तरह से असेट बनाता है हमारी, यानी कि हमारी असेट्स रेज होती हैं. कुछ आ रहा है हमारे पास तो वो डेबिट साइड ही आएगा. ठीक है, तो ये याद रखना. अब देखो, अब एक एग्जांपल दे रखा है, कहता है कि इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट में भी पोस्टेड डेली. कंसीडर द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैसर्स कनिका ट्रेडर्स एंड ऑब्जर्व हाउ द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड. अब देखो भाई, कनिका ने क्या किया, एक नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे क्या परचेज कर लिया. अब देखो ये सारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स है, पहले ये सुन लेना. ठीक है, कैश कहीं नहीं लिखा होगा, क्रेडिट की. इसने 20 मिनट भी खरीद ली है 2,000 रुपये के हिसाब से, और 15 टेप रिकॉर्डर के लिए 12,500 के हिसाब से, और इसको 20% डिस्काउंट मिल गया. तो जब ये हमारी कैलकुलेशन की होगी, 20 इंटू 2,000 प्लस 15 इंटू 1,25,000, सॉरी 12,500, तो ये सम किया होगा और फिर माइनस 20% मारा होगा, तब एक अमाउंट निकल के आएगी. वो अमाउंट आएगी 1,82,000. ठीक है, तो 1,82,000 रुपये के गुड्स उसने लिए थे. ठीक है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, जर्नल परचेज जर्नल बुक बना रखी है, परचेज जर्नल बुक बना रखी है. अब देखो, अब इसमें अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये क्यों लिखा आ रहा है भाई अकाउंट टू बी क्रेडिटेड? सिंपल बात है कि ये नीमा से हमने सामान लिया, तो हमारा परचेज अकाउंट क्या होगा, हमारा परचेज अकाउंट तो क्या होगा भाई, डेबिट होगा, ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमारे पास तो गुड्स आ रही हैं. क्रेडिट कौन से अकाउंट होंगे, उनकी डिटेल्स लिख रखी है, सिंपल. तो नीमा का इलेक्ट्रॉनिक्स 1,82,000 से डेबिट हो जाएगा. इस तरह से पवन से सामान खरीदा है, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से जिससे खरीदा है, ये सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे. ठीक है, इनके लिए हम लेजर बनाएंगे जब, तो इंडिविजुअली भी करेंगे इसको. ठीक है, तो ये है परचेज जर्नल बुक. ठीक है, कनिका ट्रेडर्स की. और हमारा जो परचेज अकाउंट होगा, अब देखो, अब इसने क्या किया, नीमा अकाउंट बनाया, नीमा. अब नीमा ये देखो अलग से बना के लिख दिया. पहले तो एक कंबाइन लिख दिया जर्नल बुक में, अब अलग से इसके अकाउंट्स भी मेंटेन किए जा रहे हैं. ठीक है, देखो सिंपल बात है, हमने इनसे सामान खरीदा है, अगर हमने खरीदा है तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो ये नीमा अकाउंट, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा अकाउंट परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है. तो सिंपल बात है, कोई ना कोई किसी ना किसी को क्रेडिट होना होगा, तो वो सामने वाले अकाउंट ही होते हैं. ठीक है, सेल्स का अकाउंट होता तो वो उल्टा होता. ठीक है, तो ये देखो नीमा और ये पवन, देखो सारे के सारे किस साइड आ रहे हैं, और लेकिन हमारा परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, देखो हमारा परचेज अकाउंट, ये देखो टोटल मार के सीधा एक जगह लेकर का, हमारा परचेज अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. और परचेज जर्नल बुक में इसकी एंट्री भी देखी जा सकती है कि ये 6,12,000 रुपये का था, और इन सब का टोटल भी करोगे ना, तो वो भी क्या बनेगा, 6,12,000 ही बनेगा ना. ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, लेकिन बाकी सबके अकाउंट क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे, तभी वो. अब देखो परचेज रिटर्न, भाई हमने बुक्स ले ली, इसमें दो, एक इसमें ना नोट है कुछ ना, नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके बारे में याद रखना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. मान लो हमने कुछ किताबें खरीदी, कुछ किताबें नहीं सॉरी, जैसे टेप रिकॉर्डर खरीदे थे, टीवी खरीदे थे, वो कुछ खराब निकल गया और हमने वापस दे दिया. ठीक है, हमने वापस दे दिया. इन दिस बुक, ठीक है, परचेजेज रिटर्न गुड्स आर रिकॉर्डेड. ठीक है, समटाइम्स गुड्स परचेज आर रिटर्न टू सप्लायर्स फॉर वेरियस रीजन, सच एज गुड्स आर नॉट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड are defective in nature. For every return, a debit note is prepared and original one is sent to supplier for making necessary entries in the book. हम क्या बनाते हैं अभी, डेबिट नोट बनाते हैं. ये याद रखना भाई, ये डेबिट नोट बनाते हैं जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं. परचेज रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट, रट्टा मार लो इसका, डेबिट नोट का बनाते हैं परचेज रिटर्न. ठीक है, डेबिट नोट बनाते हैं. डेबिट नोट को क्या माना जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है. सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न जनरली डेबिट नोट.
जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर होता है, इनवॉइस होता है, ठीक है, वाउचर या इनवॉइस होता है, वो एविडेंस माना जाता है, ठीक है, हार्ड एविडेंस माना जाता है किसी भी चीज़ के लिए की एंट्रीज के लिए। तो इनकी एंट्रीज के लिए जो डेबिट नोट इशू होता है उसी को क्या माना जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब सामान हमारे से गया, हमने रिटर्न कर दिया, तो हम हो जाएंगे क्रेडिट और सामने वाला अकाउंट हो जाएगा डेबिट, उल्टा, ठीक है। अब देखो, ए डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए डेबिट टू बी रेज्ड अगेंस्ट ए पार्टी फॉर रीजंस अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। देखो, अगर सेल हो रही थी, अगर क्या हो रही थी, अगर सेल हो जा रही थी, सेल होती है, ठीक है, तो डेबिट नोट नहीं इशू होता, तब तो अमाउंट डेबिट होती है सीधा। लेकिन अगर डेबिट नोट जो है वो इशू कब होता है, अगर हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, डेबिट नोट। अच्छा, क्रेडिट नोट कब होता होगा, जब हम सेल्स रिटर्न लेते होंगे, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ए पार्टी इज टू गिवन ए क्रेडिट नोट फॉर रीजंस अदर देन क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के अलावा, ठीक है, अगर कोई नोट जनरेट होता है तो वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट नोट जो होता है वो रेड इंक में होता है, ये पक्का क्वेश्चन बनता है भाई, ये रेड इंक में होता है, ठीक है, ये रेड इंक में होता है, ठीक है। डेबिट नोट का भी इशू होगा जब हम परचेज रिटर्न करेंगे, और अगर हम सेल रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा, ठीक है। तो ये डेबिट नोट का थोड़ा सा वो दे रखा है, अगर आपने पढ़ना है तो आप देखना, देख लो, इसमें अमाउंट रहती है, कुछ भी रहता है, ठीक है, नेम ऑफ द फर्म्स, नेम ऑफ द फर्म, क्रेडिट डेबिट बस सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अब देखो, परचेज रिटर्न, अब अगर हम परचेज रिटर्न करी तो अब जो वस्तुएं हैं, जो हमारे जो गुड्स हैं वो जा किसके पास रही हैं, नीमा के पास जा रही हैं, तो नीमा का अकाउंट क्या होएगा, देखो नीमा का अकाउंट हो रहा है डेबिट। हमने क्या किया, हमने जो टीवी लिए थे ना, 15 टेबल, उसमें से 2 मिनी टीवी खराब निकल गए, ठीक है, और हाँ, 2 मिनी टीवी खराब निकल गए, सिंपल, ठीक है। तो जो जो भी अमाउंट बनता था उसका 1,32,000 सॉरी 13,200 रुपये, उसका हमने डेबिट नोट बना के और नीमा को भेज दिया, ठीक है। और वो अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, किसके, उसके अकाउंट में, सामने वाले अकाउंट में डेबिट, और हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा परचेज रिटर्न में, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और देखो, नीमा के अकाउंट में क्या हो गया, ये देखो डेबिट में आ गया क्योंकि इसके से पास सामान पहुंच गया। लेकिन हमारे परचेज रिटर्न अकाउंट की बात करें तो हमारे से सामान गया है, जो चीज़ हमारे से गई उसको क्रेडिट कर दो, 13,200 रुपये। आप इसमें इसको बार बार पता क्यों बोलता हूँ, इसी से ही प्रैक्टिस हो गई, ये चीज़ें याद हो जाएंगी और पेपर में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब देखो, क्रेडिट सेल फॉर मर्चेंटाइज आर रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो सेल रिटर्न, अब देखो सेल, पहली बात तो है जो है वो हम पढ़ते हैं सेल्स जर्नल बुक, जितनी भी हम सेल्स करेंगे, जितनी भी हम सेल्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, सिर्फ क्रेडिट सेल, कैश वाली नहीं, कैश वाली नहीं, क्योंकि वो कैश बुक में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल बुक, सिंपल है, जैसे परचेज था वैसे सेल है, ठीक है। हाँ, इसमें सेल्स टैक्स का एक अलग से कॉलम भी बना लिया जाता है, अभी तो GS SGST है या CGST है, ठीक है,
इसका एक अलग से कॉलम बना के उसका भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें इनवॉइस नंबर रहता है, ये याद रखना। इनवॉइस नंबर तो परचेज अकाउंट में भी था, इसमें भी है, ठीक है। और सिंपल है, बस जस्ट उल्टा है किसका, जस्ट उल्टा है परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब सेल्स जो है वो रिटर्न भी होंगी, अब रिटर्न होंगी तो इस बार क्या होगा, क्रेडिट नोट होगा, जस्ट उल्टा है इसका, ठीक है, जस्ट उल्टा। अगर इस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल है, हमने सेल करी है, सेल करी है तो सामने वाले के अकाउंट गुड से क्या होने चाहिए थे, डेबिट होने चाहिए थे, ठीक है। सामने वाले यानी कि जो भी अकाउंट्स है, रमन ट्रेडेड वो डेबिट होना चाहिए था, नूतन एंटरप्राइजेज डेबिट होना चाहिए था, और रमन ट्रेडर्स भी डेबिट होना चाहिए था। लेकिन हमारे से गुड्स गई हैं तो हमारा अकाउंट क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो देखो रमन ट्रेडर्स इसका अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि गुड्स इसके पास पहुंच गई, नूतन का भी डेबिट हो गया, ठीक है। और हमारा जो सेल अकाउंट है वो क्या हुआ, हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि हमारे से गुड्स गई थी, ठीक है। जस्ट उल्टा है परचेज का। अब वैसे ही परचेज रिटर्न का उल्टा है सेल रिटर्न, उसमें होता था डेबिट नोट इशू, इसमें होगा क्रेडिट नोट इशू, ठीक है। अब क्रेडिट नोट को क्या माना जाएगा, क्रेडिट नोट, अब देखो इसमें लिखा हुआ है ए क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड लाइक द डेबिट नोट referred to earlier. The difference between credit note and debit note is that the former is prepared by seller, ठीक है। क्रेडिट नोट कौन बोलेगा, बनाएगा, सेलर बनाएगा, एंड द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेजर या बायर, ठीक है। डेबिट नोट बायर बनाएगा, सिंपल बात है, वो परचेज रिटर्न अकाउंट था, तो परचेज में हम परचेज कर रहे थे यानी कि हम बायर थे, तो बायर थे तो हम बना रहे थे डेबिट नोट। अब है सेलर हम, तो अब हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। और क्रेडिट नोट को क्या माना जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाएगा, यानी कि प्रूफ माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। क्रेडिट नोट इज सीरियली नंबर्ड, क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो दोनों सीरियली नंबर और डेटेड होते हैं, ठीक है। और एंट्रीज रिकॉर्ड के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है किसको, क्रेडिट नोट को, और वहां माना जाता था डेबिट नोट को, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट दे रखे हैं जस्ट, ठीक है। अब देखो हमने मान लेते हैं रिफर टू द सेल्स जर्नल द कोयना सप्लायर्स ऑफ योर, यू विल फाइंड 2 वाटर प्योरीफायर्स वर सोल्ड टू द रमन ट्रेडर्स फॉर 2100 ईच, आउट ऑफ 1 प्योरीफायर वाज रिटर्न बैक ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया उसके कारण से वो वापस आ गए, अगर कोई हमारे पास वापस आ गए तो रमन ट्रेडर्स है उसका अकाउंट क्या होगा, ओ सॉरी हमारा हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, हमारा होगा क्रेडिट, ठीक है, हमारा होगा क्रेडिट, ठीक है, सॉरी हमारा होगा डेबिट, और जो रमन का अकाउंट है वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट, क्योंकि रमन ने गुड्स जो है वो हमारे को भेज दी, तो रमन के पास से गुड्स चली गई तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। अब सिंपल देख लो, रमन का अकाउंट ये क्रेडिट कर रखा है हमने, ठीक है, रमन का अकाउंट क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, और जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है हमारे पास गुड्स वापस आ गई हैं तो हमने 100 रुपये से वो डेबिट कर रखा है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 5 है, आप इसको करने की ट्राई करना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। वैसे पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा कर लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल है ये कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं आप देख लेना ऐसे ना, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, इतने में ये चैप्टर ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इलस्ट्रेशन है, सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नया या एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, ऐसा जैसा है नहीं। अब आती है जर्नल प्रॉपर की बारी, इसके बारे में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है क्योंकि छिपा हुआ टॉपिक है। अब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन को जगह नहीं मिली भाई, कहीं भी जगह नहीं मिली, परचेज जनरल परचेज में नहीं मिली, बाइंग में नहीं मिली, सॉरी परचेज में नहीं मिली, सेल में नहीं मिली, और जिसको कैश बुक में भी जगह नहीं मिली, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहाँ प्लेस करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन देखो, ए बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जर्नल्स इज नोन एज जर्नल प्रॉपर और जर्नल रेजिडुअल। हाँ ये याद रखना, जर्नल प्रॉपर का दूसरा नाम जर्नल रेजिडुअल, ठीक है। अब देखो इसमें तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, क्या क्या होती है, ओपनिंग एंट्री इन ऑर्डर टू ओपन न्यू सेट ऑफ बुक इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकाउंटिंग ईयर, रिकॉर्ड देयर इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। अब देखो असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, ओपनिंग एंट्रीज मेड इन द जर्नल, ठीक है। ये जो ओपनिंग एंट्री होती है सारी की सारी, जो कि असेट्स, लाइबिलिटी, फिक्स असेट होगी, फिक्स लॉन्ग टर्म वाली लाइबिलिटी होगी कोई, ठीक है, और कैपिटल होगी, इन सब का जो एंट्री मिलता है वो ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। और ये हो जाता है किसके अंदर भाई, ये हो जाता है प्रॉपर जर्नल प्रॉपर के अंदर। अब आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब देखो रेंट हो गया, रेंट हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, और डेप्रिसिएशन और कमीशन, ये जो है वो इसका एडजस्टमेंट कहाँ किया जाता है, जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। रेक्टिफिकेशन टू रेक्टिफाई एरर्स इन द रिकॉर्डिंग। अब देखो आप खुद सोचो, इसको कहीं जगह मिली होगी, आउटस्टैंडिंग को, प्रीपेड इंश्योरेंस को, डेप्रिसिएशन को, कमीशन को, ये नहीं मिली होगी ना जगह, तो इसके लिए जो स्पेशल जर्नल है वो कौन सी है, जर्नल प्रॉपर है। याद रखिएगा असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। और एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी होती है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग, इसके लिए कौन सी होती है,
ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ आएंगी, जर्नल प्रॉपर में आएंगी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कोई करनी है, ठीक है, तो ये कौन सा स्पेशल जर्नल यूज होता है, जर्नल प्रॉपर। ट्रांसफर एंट्रीज होगी, ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ड्रॉइंग अकाउंट आउट सेल्फ कोई अकाउंट नहीं होता, उसको लास्ट में कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में। एक्सपेंसेस अकाउंट्स and revenue accounts which are not balanced at the time of the balancing are open to record specific transactions accounts relating। अब देखो सिंपल बात है, ये साल के एंड में ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये जो रिवेन्यू सॉरी ये जो भी एक्सपेंसेस और अकाउंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। इसे लास्ट में ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल के और इन्हें क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब है भाई। अब देखो इसके अंदर जनरल प्रॉपर के अंदर क्या क्या आता है, 1 से 4 तक की दो चल बातें लिख दी। अब एक्स्ट्रा क्या क्या आता है, परचेज और सेल ऑफ द आइटम्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट क्यों लिखा है इसने, ऑन क्रेडिट तो लिखेगा ना, क्योंकि कैश वाली तो कैश बुक में आ गई। अदर देन गुड्स, अगर गुड्स के अलावा किसी चीज़ का परचेज किया गया, यानी कि कोई असेट खरीदी गई है, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई कार खरीदी, जो कि उसमें यूज़ नहीं होनी, बिजनेस में यूज़ नहीं होनी। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ के, अगर कोई बंदा साइकिल बनाता है, मान लो उसका साइकिल का बिजनेस है, उसने पर्सनल यूज़ के लिए साइकिल निकाल ली, तो वो परचेज में आएगी, बाय सेल में आएगी, नहीं आएगी ना कहीं भी। तो वो पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई गुड विड्रॉन कर ली तो वो जनरल पर्पल में आएगी। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर सेल प्रमोशन, अब मान लो सेल प्रमोशन किया हमने किसी चीज़ का, हमने मान लो फ्री में साइकिलें मार दी 8-10 कि वो सड़क पे चलेंगी तो लोग देखेंगे और उसके कारण हमारी सेल बढ़ेगी, तो वो भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, ना सेल्स में आएंगी ना ही परचेज में आएंगी, ठीक है। एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम पूरा टॉपिक है इसका पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ये याद रखना भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज जो एंट्री होती है ना, ये याद रखना, एंडोर्समेंट और डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये आती है जनरल प्रॉपर में। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये कंसाइनमेंट का भी पूरा चैप्टर है, वो भी हम पूरा करेंगे, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट और स्पॉइलेज, ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ आएंगी, जर्नल प्रॉपर में आएंगी। तो ये मोटा मोटा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, मोटा मोटा नहीं अच्छे से हो गया कंप्लीट। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स, वो मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है क्रेडिट साइड से, द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, जहां कमी है वहीं लिखेंगे ना। अगर डेबिट साइड बड़ी हो गई क्रेडिट साइड से तो क्रेडिट साइड लिखो और उनको बैलेंस कर दो। अगर डेबिट साइड, अब जो डेबिट साइड, अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड एंड इज कॉल्ड डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली। जो भी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे उसको, और दूसरी साइड लिख के उनको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। The accounts of expense, losses, gains, revenue are not balanced but are closed by transferring to trading and, ये मैं अभी बोल चुका हूँ पीछे लाइन, कि ये जो होते हैं टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, कौन से, गेन्स रेवेन्यूज वाले और एक्सपेंसेस वाले, इनको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, इनको ट्रांसफर किया जाता है सीधा किसके अंदर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के अंदर, और इनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, साल के एंड में या जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके एंड में, ठीक है। अब इसने एक एग्जांपल दे रखा होगा किसका, बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का वैसे पीछे भी आ चुका है। अब ये देखो, ये साइड इतनी इतनी बड़ी थी तो यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन दिखाई क्रेडिट साइड में और इन दोनों को इक्वल कर दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसमें से एक दो इलस्ट्रेशन देख लेना, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नॉर्मल सा चैप्टर था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस हाँ जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट।